हेलो एवरीवन। सो हम बायोमॉलिक्यूल्स डिस्कस कर रहे थे। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कार्बोहाइड्रेट्स की बात की थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोटीन्स की। सो द प्रोटीन्स आर द पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड, यानी कि जो अमीनो एसिड हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं प्रोटीन के। और यहाँ पर प्रोटीन्स जो है उनको समझने से पहले हमें अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा, बिकॉज ये अमीनो एसिड का जो सीक्वेंस है वही डिटरमाइन करेगा कि आपकी जो प्रोटीन है उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होने वाला है और किस तरह की प्रोटीन होगी। तो अगर हम अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखें, देर इज कार्बन इन द सेंटर और ये 4 बॉन्ड बना रहा है। ऑन दी राइट साइड देर इज COOH, दैट इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और आपकी जो लेफ्ट साइड है यहाँ पर आपको NH2 दैट इज अमीनो ग्रुप देखने को मिलेगा। और थर्ड पोजीशन के ऊपर हाइड्रोजन है और जो फोर्थ बॉन्ड कार्बन बना रहा है वो डिफरेंट अमीनो एसिड के अंदर जो है डिफरेंट होगा, उसको हम R ग्रुप बोल रहे हैं। यानी जितने भी अमीनो एसिड हैं उन सभी का जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा। सो जो डिफरेंस होगा सभी अमीनो एसिड में वो सिर्फ इस R ग्रुप का होगा। यानी ये जो R ग्रुप है ये वेरिएबल होगा डिफरेंट अमीनो एसिड्स के अंदर। तो यहाँ पर अगर आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें COOH, दिस इज योर एसिडिक, ये एक एसिड होता है। और जो आपका NH2 है दिस इज अ बेस। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसके अंदर एसिड और बेस दोनों प्रेजेंट हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक मीन्स ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास आपको एसिड और बेस दोनों ही देखने को मिलेंगे। और अगर आप अमीनो एसिड की बात करो तो अमीनो एसिड में हमें यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी देखने को मिल रहा है जो कि एसिडिक है, और अमीनो ग्रुप भी देखने को मिल रहा है जो कि एक बेस है। तो अगर हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स की बात करें तो देयर आर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड जिन्हें हम स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स बोलते हैं। और जो सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है इट इज़ ग्लाइसिन। जैसा कि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, जो हमारा कार्बन है उसकी जो फोर्थ पोजीशन है जिसको हमने कहा था R ग्रुप, जो कि वेरिएबल होता है डिफरेंट आपके अमीनो एसिड्स में। तो यहाँ पर जो आपका R ग्रुप है वो सिंपल हाइड्रोजन का एटम है। तो ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है योर ग्लाइसिन। सो दिस इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड और सबसे स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है ये। और उसके बाद जो सेकंड डायग्राम आप देख रहे हो दिस इज द डायग्राम ऑफ एलेनिन। ये जो अमीनो एसिड है यहाँ पर जो R ग्रुप है वो मीथेन है CH3। जितने भी आपके अमीनो एसिड्स होते हैं दे आर ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन, ऑप्टिकली एक्टिव एक्सेप्ट ग्लाइसिन। ये पॉइंट भी आप जो है ध्यान रखोगे कि जितने भी आपके अमीनो एसिड्स हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ग्लाइसिन को छोड़ करके। ये हमने अपने लास्ट वाले जो कार्बोहाइड्रेट जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहाँ पर हमने बात की थी ऑप्टिकली एक्टिव यानी कायरलिटी दिखाते हैं। यानी जब आप लाइट जो है उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट जो है जिसको आप पोलराइज लाइट बोलते हो उसको सोल्यूशन से पास करते हो तो जो मॉलिक्यूल्स हैं सोल्यूशन में वो लाइट को रोटेट कर सकते हैं इन आइदर राइट और इन द लेफ्ट डायरेक्शन। तो जो ये फिनोमिना दिखाते हैं उनको हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं कायरलिटी। जैसे यहाँ पर अगर आप देखो तो ये जो कार्बन है सेंटर में दिस इज द कायरल कार्बन, और कायरल कार्बन हम उसको बोलेंगे जो 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बना रहा है। यानी कि जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनके साथ बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, एक अमीनो ग्रुप है और एक जो है आपका मीथेन है। तो जो कार्बन है वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कायरल कार्बन। तो जो कायरल मॉलिक्यूल होगा वही जो है आपको ऑप्टिकली एक्टिव दिखेगा। जबकि आप अगर ग्लाइसिन में देखो तो यहाँ पर 3 जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो तो डिफरेंट हैं, बट जो फोर्थ R ग्रुप है वो यहाँ पर डिफरेंट नहीं है। यानी जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर भी ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो ग्लाइसिन जो है वो उसके अंदर आपको कायरल कार्बन देखने को नहीं मिलेगा। तो यही रीज़न है कि जो आपका ग्लाइसिन है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, जबकि आपके जितने भी बाकी अमीनो एसिड हैं वो सब के सब जो है ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। यहाँ अगर हम डिफरेंट अमीनो एसिड्स की बात करें तो उनको हम जो है डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। जैसे ये जो आप यहाँ पर टेबल देख रहे हो, यहाँ पर जो 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उनकी डायग्राम भी दी गई है। जैसे ये जो है ग्लाइसिन की डायग्राम जो अभी हमने डिस्कस की, नेक्स्ट एलेनिन, वैलिन। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड्स हैं। नॉन पोलर अमीनो एसिड वो हैं जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कैटेगरी है ये पोलर अमीनो एसिड्स की है जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। देन
देयर आर चार्ज्ड अमीनो एसिड। चार्ज्ड अमीनो एसिड जो हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज वाले। जो पॉजिटिव चार्ज वाले हैं उनमें लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन हैं, और नेगेटिव चार्ज वालों में एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। जो आपके नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं ये एसिडिक हैं, और एज यू नो कि जो एसिड होता है उसका चार्ज नेगेटिव होता है, जबकि जो बेस है उसका चार्ज पॉजिटिव होता है। जो आपके ये तीन पॉजिटिवली चार्ज अमीनो एसिड हैं दे आर बेसिक इन नेचर, लाइसिन, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। उसके अलावा हम अमीनो एसिड्स को असेंशियल और नॉन असेंशियल में भी डिवाइड कर सकते हैं। असेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो कि आपकी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती। तो ये आपकी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती तो आपको बाहर डाइट से जो है लेने पड़ेंगे। और नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हम उनको बोलते हैं जो आपकी बॉडी जो है वो सिंथेसाइज कर सकती है। तो इसमें भी आप जो है कौन से असेंशियल अमीनो एसिड हैं, कौन से नॉन असेंशियल हैं, उनके भी नाम याद रखें। जब प्रोटीन बनती है तो उसमें डिफरेंट जो आपके अमीनो एसिड हैं वो जुड़ते हैं, तो देखते हैं वो किस तरह से जुड़ते हैं। अब जो है जब बॉन्ड बनता है तो वो कैसे बनता है, दिस इज अमीनो एसिड 1, दिस इज सेकेंड। तो जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे यानी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे तो क्या होगा कि ये वाला जो आपका अमीनो एसिड है इसका जो आपका ये वाला पार्ट है H2O बन करके निकल जाएगा, वही जो हमने कल बात की थी। तो वाटर रिमूव हो गया तो ये वाला जो CO है, यानी ये वाला जो CO है ये जा करके इस वाले NH के साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरह से बॉन्ड बनता है, यानी यहाँ पर भी जो बॉन्ड बन रहा है वो वाटर के रिमूवल से बन रहा है। तो रिएक्शन को हम कंडेंसेशन रिएक्शन बोलते हैं, जहाँ वाटर का रिमूवल हो रहा हो। तो जुड़ा कौन, जो आपका ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप था ये अमीनो ग्रुप के साथ जुड़ा, यानी आपका जो बॉन्ड बनेगा वो CO और NH के बीच में बना। और यहीं पर ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको आप बोलते हो पेप्टाइड बॉन्ड। ये वाला जो बॉन्ड बनेगा इसको पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। कुछ समझ आई? यस सर। ये वाला तो रिमूव हो गया, ये वाला जो पोर्शन है ये वाटर बन के रिमूव हो जाएगा जब ये आपस में ज्वाइन करेंगे। और बच गया आपके पास CO यस और NH, ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे जिसको क्या बोलेंगे, पेप्टाइड बॉन्ड। एक अमीनो एसिड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 128 डाल्टन्स होता है, लेकिन कब, जब अमीनो एसिड अकेला है। जब अमीनो एसिड अकेला होता है तो उसको हम बोलते हैं अमीनो एसिड रेजिड्यू। जब वो अकेला है यानी आपस में अभी जुड़ा नहीं हुआ, जैसे से कि एक अमीनो एसिड ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा, पांचवा, ये पूरी चेन बनी है, बीच में यहाँ पर पेप्टाइड बॉन्ड होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ा है। तो ये आपस में बहुत सारे अमीनो एसिड से इस तरह से जुड़े हुए हैं। तो ये जो पूरी एक चेन बनती है इसको हम बोलते हैं पेप्टाइड चेन। मान लो अगर इनका नंबर जो है अराउंड 20 तक है तो इसको बोलेंगे पेप्टाइड चेन। और अगर ये बहुत बड़ी चेन है, मान लो हंड्रेड्स ऑफ अमीनो एसिड जुड़े हैं, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड प्रोटीन के लिए यूज कर रहे हैं, तो पॉलीपेप्टाइड चेन इसको बोलते हैं। यानी पेप्टाइड चेन बोलो, पॉलीपेप्टाइड चेन बोलो, एक ही बात है, बट सिर्फ इसमें हम लेंथ की बात करेंगे। थोड़ी चेन छोटी है उसमें कम अमीनो एसिड है तो उसको पेप्टाइड बोलेंगे, अगर उसमें अमीनो एसिड का नंबर बहुत ज्यादा है तो उसको पॉलीपेप्टाइड बोलेंगे। इतना समझ आया? लेकिन अगर हम सिर्फ एक अमीनो एसिड की बात करें, से कि ये सिर्फ एक अमीनो एसिड है कहीं पड़ा हुआ, तो इसको हम बोलेंगे अमीनो एसिड रेजिड्यू। अकेले को जो है हम रेजिड्यू टर्म यूज करते हैं। तो एक अमीनो एसिड का सिंगल वजन होता है 128 डाल्टन का। लेकिन अगर आपको कोई पूछे कि पॉलीपेप्टाइड चेन है तो इसमें आपको पूछ लिया कि बताओ इस पॉलीपेप्टाइड में ये जो अमीनो एसिड है एक, इसका वजन कितना होगा, तो हम बोलेंगे दिस इज 110 डाल्टन। कोई गैस कर सकता है ऐसा क्यों? जब बॉन्ड बनता है तो कैसे बनता है, वाटर के रिमूवल से, राइट? तो जब वाटर रिमूव हो रहा है तो H2O ये रिमूव हो रहा था, वाटर का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 18 डाल्टन। तो जब दो अमीनो एसिड आपस में जुड़ेंगे तो वाटर रिमूव हो रहा है, मीन्स 18 डाल्टन वजन कम हो गया उसका, राइट? तो 128 में से 18 निकाल दो तो 110 बचेगा। आपको प्रोटीन की चेन दे दी, पॉलीपेप्टाइड चेन, आपको बोला इसका वेट निकालो और नंबर दे दिया कि इसके अंदर 50 अमीनो एसिड हैं, इसका वेट निकालो। तो आपने कुछ नहीं करना, 50 को ज़र्ब दे देनी है 110 के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा। आई समझ? तो ये हम इतना बायो में इतना डिटेल में शायद नहीं होगा, लेकिन ये आपका केमिस्ट्री में भी है तो इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी आप सिर्फ ध्यान दोगे, ये जो आपका COOH है और NH2 है,
अब जो आपका COOH है दैट इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये एसिडिक है या बेसिक है? एसिडिक है ना सर? एसिडिक है। जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड तो आप सबने पढ़ा है ना, तो ये एसिडिक है। अब एसिड बेस क्या होता है उसकी भी चलो बात करेंगे। NH2 ये कौन सा है? अमीनो ग्रुप, दिस इज बेसिक, राइट? तो ये यस सर। बेसिक है या इसको आप बोल सकते हो बेस है। मतलब क्या हुआ है कि अमीनो एसिड के अंदर आपको बेस भी मिल रहा है और एसिड भी मिल रहा है, राइट? यस तो सर। जिस मॉलिक्यूल के अंदर आपको एसिड और बेस दोनों मिलते हों, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक। तो जो सब्सटेंस H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन बोलते हैं इसको हम, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, एक प्रोटॉन है, तो जो डोनेट कर सके क्या चीज, प्रोटॉन, उसको बोलेंगे एसिड, और जो एक्सेप्ट कर सके प्रोटॉन उसको हम क्या बोलेंगे, बेस, राइट? राइट है? यस सर। यस सर। यस। ओके, तो इतना अगर आप समझे हो तो इसी कंसेप्ट को थोड़ा और आगे लेके जाएंगे। जो आपका ये COOH है ये आपको दो तरह से मिल सकता है, या तो इसी तरह COOH की फॉर्म में, या ये क्या कर सकता है, एक H को लूज कर सकता है। ये एसिड है, लूज कर सकता है। अगर इसने एक H लूज कर दिया है, अब होता क्या है कि आप जब इन्वायरमेंट चेंज करो, से कि अगर इन्वायरमेंट के अंदर हाइड्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो कम है, तो ये H एक दे देगा। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन तो आपको पता है ना, pH क्या होता है, pH इज इक्वल टू कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की कितनी है, एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हम लिखते हैं। अगर जैसे कि 7 से कम उसको एसिड बोलते हैं, 7 से ज्यादा pH हो बेस बोलते हैं, बट उसमें हम बात क्या कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन, यानी जितना ज्यादा एसिडिक होगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, राइट? तो एसिड मीन्स हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। माइक बंद कर दो। तो जो आपका इन्वायरमेंट है, अगर उसके अंदर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम है तो COOH क्या कर सकता है, वो हाइड्रोजन को रिलीज कर सकता है उस सोल्यूशन के अंदर। तो जब COOH एक प्रोटॉन को रिलीज करेगा तो ये बन जाएगा COO नेगेटिव। क्यों बना, समझ आई? यस सर। क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज इसका चला गया, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज था, तो एक पॉजिटिव चला गया तो उसकी वजह से इसका ओवरऑल चार्ज नेगेटिव हो गया। जब ये COOH है और NH2 है तब तो कोई मसला नहीं है। अब अगर COO नेगेटिव हो गया तो ओवरऑल चार्ज इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, राइट? और जब ये COOH, एक और टर्म अगर आपने सुनी है, नहीं भी सुनी तो आप सुन लो, डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, इसको बोलते हैं डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, ये वाली जो है COO नेगेटिव। क्यों? डी मतलब दे देना, यानी इससे अगर प्रोटॉन निकल गया तो इसको बोलेंगे डी प्रोटोनेटेड, तो जिसमें प्रोटॉन था तो वो भी प्रोटोनेटेड फॉर्म है, तो इस प्रोसेस को डी प्रोटोनेशन बोलते हैं। यानी अगर एक प्रोटॉन निकल जाए तो दिस इज डी प्रोटोनेटेड फॉर्म, क्योंकि यहाँ से प्रोटॉन निकल गया है तो इसकी ये वाली प्रोटोनेटेड फॉर्म होगी। इसी तरह से ये तो अभी हमने बोला कि अगर ऐसा हुआ तो ओवरऑल चार्ज अमीनो एसिड का हो जाएगा क्या, नेगेटिव। लेकिन अगर मान लो NH2 जो है ये क्या कर सकता है कि ये एक बेस है तो इट कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। अगर इन्वायरमेंट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोटॉन है तो ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करेगा तो ये बन जाएगा NH3 पॉजिटिव, क्योंकि प्रोटॉन का चार्ज Yes, sir. पॉजिटिव था तो एक इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आ गया, तो NH3 पॉजिटिव बन जाएगा ये। तो उसकी वजह से मान लो COOH या इधर ये नेगेटिव नहीं है तो ये पॉजिटिव है, तो ओवरऑल चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव। हाँ, तो Yes. अब ये वाला जो है इसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया है, तो एक्सेप्ट किया तो इसको अब हम बोलेंगे प्रोटोनेटेड फॉर्म है ये, प्रोटोनेटेड। मतलब अगर NH2 यहाँ पर इसने लिया तो इसको प्रोटोनेटेड बोलते हैं, इसने दिया है डी प्रोटोनेटेड। तो ये वाली टर्म्स भी आप चाहो याद रख सकते हो। ये मैं केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बायो में ये वाला टॉपिक नहीं है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ये, बट केमिस्ट्री में होगा क्योंकि वो वहाँ पर है ये। तो ये हो गया कि प्रोटॉन लेने और देने का, यानी COOH जो है वो प्रोटॉन दे सकता है और दे करके वो नेगेटिव बन सकता है, और NH2 प्रोटॉन ले करके NH3 पॉजिटिव बन सकता है। और एक टाइम ऐसा भी होता है, यूजली pH 7 के ऊपर हमें जो देखने को मिलता है कि जो आपका
ये दोनों फॉर्म्स हैं, यानी COOH और NH2, ये दोनों आपको चार्ज्ड मिलेंगे, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे नेगेटिव। यानी ये आपको कैसे मिलेगा, इस तरह से आपको ये देखने को मिलेगा, NH3 पॉजिटिव, यहाँ कार्बन है, COO नेगेटिव, यहाँ पर हाइड्रोजन है और यहाँ कोई भी R ग्रुप होगा। तो आपको ये वाली फॉर्म देखने को मिल सकती है, इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव, तो ओवरऑल चार्ज कितना होगा इसका, न्यूट्रल। तो इसको लेकिन हम अब बोलते हैं ज्विटर आयन। तो ये ऐसा पीएच होता है जिसपे आपको जो NH3 है ये प्रोटोनेटेड फॉर्म में और ये वाला डीप्रोटोनेटेड फॉर्म में मिल रहा है, दोनों के ऊपर चार्ज था, वो दोनों ने कैंसिल किया, न्यूट्रल बन गए। तो पीएच एट विच ओवरऑल चार्ज ऑफ अमीनो एसिड इज जीरो, ओवरऑल चार्ज तो जीरो हुआ, तो उसको बोलेंगे ज्विटर आयन, यानी वो पीएच जिसके ऊपर जो ओवरऑल चार्ज, जिसको बोलते हैं नेट चार्ज इज जीरो। पीएच एट विच नेट चार्ज इज जीरो, उसको बोलते हैं ज्विटर आयन। मान लो जो आपका R ग्रुप था, इसके ऊपर भी कोई चार्ज हो तो इफेक्ट पड़ेगा ना ओवरऑल अमीनो एसिड पे। तो अभी हमने बोला था 5 ऐसे अमीनो एसिड हैं जिसका चार्ज होता है, तो वो मतलब आपको याद रखना पड़ेगा अगर केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू में देखना सिलेबस में, उस हिसाब से जो 3 थे उनमें पॉजिटिव चार्ज था और 2 हैं नेगेटिव चार्ज वाले। नेगेटिव चार्ज वाले एसिडिक हैं, उनको एसिडिक अमीनो एसिड भी बोलते हैं। एसिडिक अमीनो एसिड में ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड आ जाते हैं, और पॉजिटिव में हिस्टिडीन, आर्जिनिन और लाइसिन आ जाते हैं। इनको हम बेसिक भी बोलते हैं, दीज आर बेसिक अमीनो एसिड, दीज आर एसिडिक अमीनो एसिड। तो जो एसिडिक अमीनो एसिड है इनके ऊपर ऑब्वियस सी बात है, चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। जो बेसिक है इनके ऊपर चार्ज होगा पॉजिटिव। तो नाम खुद बता देता है, ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बस वो नाम याद रखने होते हैं। असेंशियल नॉन असेंशियल के तो रखने पड़ेंगे, एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं वो, चलो मैं आपको भेज भी दूंगा नाम। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सिंपल होता है कि लीनियर चेन आपको देखने को मिलेगी। इसमें हम सिंपल बात करते हैं कि अमीनो एसिड की सीक्वेंस क्या है। सीक्वेंस मतलब पहला अमीनो एसिड ग्लाइसिन है, दूसरा प्रोलीन है, तीसरा वैलिन है, चौथा आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है, ट्रिप्टोफेन है। ये वाली सीक्वेंस क्या है, मतलब ये अमीनो एसिड्स के नाम है, 1 2 3 4। इसी को हम बोलते हैं कि ये आ गई क्या चीज, आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ आया प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या है। और यहाँ Yes, पर sir. पेप्टाइड बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल हैं इसको बनाने के लिए, पेप्टाइड बॉन्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर SECONDARY वाला सेकेंडरी स्ट्रक्चर, शॉर्ट में इस तरह से भी सेकेंडरी प्राइमरी लिखा जाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर अब क्या होता है कि ये जो चेन आपकी बनी हुई थी, यहाँ हमने बोला था कि एक लीनियर चेन है, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा कि वही लीनियर चेन आपस में फोल्ड होना स्टार्ट करेगी। तो वो चेन जो है जब फोल्ड होगी आपस में से, कि ये वाली अभी एक लीनियर चेन थी आपकी, इसको हमने बोला था कि ये आपका जो है प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अब यही चेन आपस में मुड़ना स्टार्ट की, ये 2 तरह से मुड़ सकती है, या तो ये इस तरह से मुड़ सकती है, आपस में फोल्ड हो सकती है, हेलिकल स्ट्रक्चर बना सकती है, इसको हेलिक्स बोलते हैं ना, ऐसे ऐसे ये सीढ़ियों की तरह मुड़ा हो। तो या तो प्रोटीन आपस में इस तरह से जुड़ सकती है, या वो आपस में इस तरह से भी मुड़ सकती है, ऐसे, राइट। Yes. बुक के ऊपर ये स्ट्रक्चर भी बायो के दिए हुए हैं, वहां पर आपने पढ़ा होगा। जब प्रोटीन इस तरह से मुड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स, और जब इस तरह से मुड़ी हुई है तो उसको हम बोलते हैं बीटा शीट्स या बीटा प्लेटेड शीट्स। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के ही टाइप्स हैं, या आप सिंपल कह सकते हो कि ये 2 तरह के सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रोटीन कॉमनली बनाती हैं। इसके अलावा भी होते हैं, लेकिन ये आपके सिलेबस के लायक यही हैं। अल्फा हेलिक्स, या इनको अल्फा टर्न्स भी बोला जाता है, और बीटा प्लेटेड शीट्स। इतना क्लियर है। Yes, sir. अब ये बनते कैसे हैं, तो एक तो यहाँ पर क्या था, बॉन्ड्स कौन थे, एक तो पेप्टाइड बॉन्ड था जो जोड़ के रख रहा था, राइट। लेकिन Yes, उसके sir. अलावा ये जो फोल्डिंग हो रही है, ये जो मुड़ रहे हैं, इसमें एक और बॉन्ड भी रोल प्ले कर रहा है जो इसको इस तरह से फोल्ड करने दे रहा है। वो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन बॉन्ड, तो जब भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, समझे।
तो दिस Yes, इज sir. हाइड्रोजन बॉन्ड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड कौन से पता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या बला होती है? बॉन्ड्स पढ़े हैं? Yes, sir. तो मतलब वो जो है ना, से कि ये अमीनो एसिड है, उसकी साथ में जो आर ग्रुप होता है, से कि एक का आर ग्रुप ये है, एक Yes. का आर ग्रुप ये है, एक का आर ग्रुप ये है, तो जब ये इस तरह से मुड़ जाएंगे, तो मान लो इस तरह से मुड़ गया, तो दूसरे का आर ग्रुप एक यहाँ पर होगा, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो कुछ इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो आपको पता ही है ना कि हाइड्रोजन जब बॉन्ड बनाए से कि ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, या नाइट्रोजन के साथ बना सकता है, या फ्लोरीन के साथ बना सकता है, सल्फर के साथ भी होता है, बट कॉमनली इन तीनों के साथ बनाता है, तो उसी को हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर है ये हाइड्रोजन बॉन्ड का? अब आते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर पे। अभी तक प्रोटीन जो है पूरी तरह से बनी नहीं है, वो बनना जो है उसका प्रोसेस बनने का चल रहा है। वो अभी फोल्ड हुई है, अभी वो और ज्यादा फोल्ड होगी। मान लो वो इतनी फोल्ड हुई थी, इस तरह से हेलिक्स बनाए इस तरह से, अभी ये और फोल्ड हो रही है इस तरह से। तो इस तरह से जब वो और ज्यादा फोल्ड हो जाए तो उसको हम बोलते हैं, ये इसका क्या आ गया, टर्शियरी स्ट्रक्चर। एक्चुअली ये उसको एक 3D स्ट्रक्चर भी देता है। अगर आपको पूछा जाए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कहाँ देखने को मिलेगा, तो वो यहाँ पर देखने को मिल सकता है आपको। मतलब ये प्रोटीन है, ये इस तरह से मुड़ गई है, तो ये आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बन गया। और इस स्ट्रक्चर में क्या रिस्पॉन्सिबल है? पेप्टाइड बॉन्ड तो पहले ही थे, हाइड्रोजन भी सेकंड में बन गए थे, यहाँ पर और ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकते हैं, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे आयोनिक बॉन्ड भी, उसके अलावा कुछ कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, उसके अलावा आपको हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस हो गई। अगर दो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल हैं उनके बीच में देखने को वैन डेर वाल इंटरेक्शन होती है, डिफरेंट तरह की फोर्सेस। तो जब ये सेकेंडरी आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा, इसमें एक तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी होंगे, उसके अलावा आपने पढ़ा था यहाँ पर NH2 तो होता ही है, और एक होता है COO नेगेटिव, पढ़ा था ना हमने। तो NH3 पॉजिटिव, Yes, sir. COO नेगेटिव, तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो Yes, sir. इसी को तो बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, क्योंकि Yes. आयंस की वजह से हो रहा है। या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस आपको देखने को मिल सकती हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड इज आल्सो अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। बस जब हाइड्रोजन इन्वॉल्व हो तो हम इसको Yes. हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं, अगर H के अलावा कुछ और हो तो इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। ये अलग से चलो कहीं डिस्कस करेंगे। तो ये इसमें आपको एक ही चेन, ये प्रोटीन की चेन एक ही है, उसी के बीच में आपको ये सभी तरह के इंटरेक्शन देखने को मिलेंगे। बस इतना याद रखना है कि हाइड्रोजन बॉन्ड सेकेंडरी में ही है, जब टर्शरी पे आते हैं तो हर तरह के बॉन्ड होंगे। और यहाँ पर एक और चीज जो याद रखनी है, इसको आप मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा रट्टा मारोगे, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दो ऐसे अमीनो एसिड्स होते हैं जिसमें सल्फर होता है। वन इज मिथियोनिन, जो भी उसकी स्पेलिंग है METHIONINE, और वन इज सिस्टीन, CYSTEINE। तो ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जिनके बीच में सल्फर होता है। तो आपने पढ़ा होगा सल्फर सल्फर भी आपस में बॉन्ड बना सकता है, जिसको हम बोलते हैं डाई सल्फाइड ब्रिज या सल्फर बॉन्ड। तो सल्फर भी जो है यहाँ पर बॉन्ड बनाता है जब आपस में प्रोटीन फोल्ड हो रही होती हैं। क्योंकि जब सिस्टीन है, मान लो एक सिस्टीन यहाँ पर है, एक सिस्टीन यहाँ पर आ गया, जब इसने फोल्ड किया तो इस सिस्टीन का सल्फर और इस वाली सिस्टीन का सल्फर आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इसी को हम बोलते हैं डाई सल्फाइड ब्रिज। तो मतलब कि और एक और चीज, ये डाई सल्फाइड ब्रिज या सल्फर बॉन्ड जो है ये वाहिद कोवालेंट बॉन्ड है। दिस इज अ कोवालेंट बॉन्ड। एक तो कोवालेंट बॉन्ड है ये वाला, एक कोवालेंट बॉन्ड है पेप्टाइड बॉन्ड वाला। उसके अलावा जितने भी बॉन्ड हैं वो सब के सब नॉन कोवालेंट में ही आते हैं। इतना समझ आया? अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी। अभी तक हम बात कर रहे थे, माइक ऑफ कर दोगे, अभी तक हम बात कर रहे थे एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की, यानी एक ही चेन है जो अभी इस तरह से मुड़ रही है, कुछ भी कर रही है। लेकिन जब हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं तो हम बात कर रहे होते हैं दो चेन्स या उससे ज्यादा। मान लो कि एक चेन ये वाली है और उसी के साथ में एक और से के ये वाली चेन आकर के इसके बीच में जो है
ज्वाइन हो गई है। तो यहाँ पर आपको दो चेन्स आपस में देखने को मिल रही हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ फोल्डेड हैं। अब इसको हम बोलते हैं, ये आपका क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। जब तक हम टर्शरी तक बात करते हैं हम सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बात करते हैं, यानी एक ही प्रोटीन की चेन है। लेकिन क्वाटरनरी जब भी हम बोलेंगे मींस दो या उससे ज्यादा चेन्स हो सकती हैं प्रेजेंट। जैसे आपने जो हीमोग्लोबिन पढ़ा हुआ है, तो हीमोग्लोबिन में चार चेन टोटल होती हैं, दो अल्फा चेन्स होती हैं, दो को बीटा चेन्स बोलते हैं। तो टोटल 4 चेन्स होती हैं जो मिल करके हीमोग्लोबिन के अंदर जो, तो इसलिए हीमोग्लोबिन जो है वो एक क्वाटरनरी प्रोटीन है। तो जो ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि सिर्फ एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन की बनी हुई हैं, तो उनका फाइनल होगा जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, दैट इज टर्शरी। टर्शरी से आगे वो नहीं जाएंगी क्योंकि उनके पास है ही एक ही चेन है। तो इतना थोड़ा सा समझ आया? यस सर। तो ये बात हो गई। अब अगर आप क्या करते हो कि इससे कि आपकी ये कोई प्रोटीन है, आपने इसको किया हीट, तो क्या होगा? एक टर्म पड़ी है डीनेचर होना, डीनेचुरेशन। यस सर। डीनेचुरेशन यानी कि अपना ये जो प्रोटीन है इसको जब आप हीट करते हो तो ये अपना स्ट्रक्चर जो है लॉस कर देगी। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ऐसा नहीं रहेगा जैसी ये थी, यानी ये चेन खुलना स्टार्ट हो जाएगी। ये अभी फोल्डेड है, तो मान लो आपने डीनेचर किया तो ये पूरा खुल करके प्राइमरी स्ट्रक्चर में वापस से आ जाएगी। और अगर प्रोटीन को आप डीनेचर कर देते हो, प्रोटीन डीनेचर हो गई, उसका स्ट्रक्चर जो है लॉस हो गया, जो स्ट्रक्चर है वो इसने लूज कर दिया, तो ये अब फंक्शन नहीं कर पाएगी। इसका जो भी फंक्शन होगा वो अब नहीं होगा। यूजली आपको जो प्रोटीन्स फंक्शनल देखने को मिलती हैं वो सिर्फ टर्शरी स्ट्रक्चर में ही होती हैं। उसके अलावा अगर आप इसको जो डीनेचर कर दो तो ये फंक्शन नहीं कर पाएगी। तो आपके जितने भी इंजाइम हैं सब के सब प्रोटीन ही होते हैं ऑलमोस्ट, एक दो को छोड़ के, राइबोजाइम को। सो ये वाला जो आपका मतलब पार्ट है काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, इसको आप याद रखोगे थोड़ा सा। इतना समझ आया? यस सर। उसके अलावा प्रोटीन्स को हम डिवाइड भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर क्या बोलते हैं उसको, कंपोजिशन। मतलब एक तो हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन इज सिंपल, सिंपल प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन उसको बोलेंगे जिसमें सिर्फ अमीनो एसिड ही हैं, मतलब सिर्फ अमीनो एसिड, मतलब कि ओनली अमीनो एसिड जो हैं वो जुड़े हुए हैं और जुड़ करके एक बहुत बड़ी चेन बना दी और वो फिर फोल्ड हो करके प्रोटीन बन गई। इसमें यानी नॉन प्रोटीन पार्ट कुछ भी नहीं है। और इसमें जैसे आपने वो अगर सुना हो एग्जाम्पल्स अगर हम लें तो इसमें एल्ब्यूमिन की एग्जाम्पल आ जाती है जो कि आपकी एक यस सर। ब्लड के प्लाज्मा में पाई जाने वाली, या ग्लोब्यूलिन्स जो आपकी एंटीबॉडी होती हैं ये। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि आपकी जो प्रोटीन है वो किसी और चीज के साथ जुड़ी हुई हो, मतलब जो अमीनो एसिड हैं वो किसी नॉन प्रोटीन पार्ट के साथ जुड़े हैं। मतलब क्या हुआ, एक तो प्रोटीन का पार्ट है ही है प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट भी उसमें जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं कंजुगेटेड। जैसे कंजुगेशन का मतलब ही होता है जुड़ना, दो चीजें जुड़ी हैं, एक तो प्रोटीन है ही है उसके साथ कोई नॉन प्रोटीन पार्ट जुड़ गया। जैसे कि मान लो कि मैं बोलता हूँ कि ये कोई प्रोटीन थी आपकी एक, उसके साथ आकर के कोई न्यूक्लिक एसिड जुड़ गया, तो ये कंजुगेटेड प्रोटीन होगी। फॉर एग्जांपल आपने आरएनए जो वो हम क्या बोलते हैं पढ़ते हैं, राइबोसोम वगैरह, तो राइबोसोम इज अ न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन उसको हम राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन भी बोलते हैं। न्यूक्लियो यानी न्यूक्लिक एसिड उसके अंदर है, तो न्यूक्लियो प्रोटीन ये एक एग्जाम्पल है इसकी। अगर और उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि उसके साथ जो जुड़ने वाली चीज है वो फोस्फोरस हो। जैसे आपने वो पढ़ा है ना कैसीन प्रोटीन, दूध में होती है कैसीन, Yes, जैसे sir. मिल्क प्रोटीन, Yes. ये भी आप याद रखोगे, मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है। तो ये जो मिल्क प्रोटीन कैसीन है इसके अंदर फोस्फोरस जुड़ा हुआ होता है, पी फोस्फोरस जुड़ा हुआ होता है। इसका आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो उसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि प्रोटीन के साथ में कोई म्यूकस जुड़ा हुआ हो। म्यूकस मतलब जैसे आपका जो सलाइवा होता है, थूक, उसके अंदर जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब ऐसे थोड़ा सा म्यूकस तो समझते ही हो ना, ये एक प्रोटीन Yes, होती sir. है म्यूसिन। तो आपका जो सलाइवा है ये भी उसमें आप कैटेगराइज कर सकते हो। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट है मेटेलोप्रोटीन्स, ये कंजुगेटेड प्रोटीन्स में ही ये आती है मेटेलोप्रोटीन। मेटेलो जैसे नाम बता रहा है मेटल्स, प्रोटीन के साथ अगर कोई मेटल जुड़ा हुआ है, कोई ऐसी प्रोटीन है जिसमें मेटल हो,
हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन यस में सर। आयरन होता है, राइट। तो ये एक मेटालोप्रोटीन है। इसी तरह से और भी कई प्रोटीन्स हो सकती हैं। हाँ, एक और इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं क्रोमोप्रोटीन। क्रोमोप्रोटीन, क्रोमो का मतलब होता है कलर, तो ऐसी प्रोटीन्स जिसमें कोई पिगमेंट हो, पिगमेंट है अगर प्रोटीन के पास तो उसको क्रोमोप्रोटीन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है ये क्रोमोप्रोटीन भी है, मेटालोप्रोटीन भी है, क्योंकि कलर भी तो देती है ना ये रेड। तो यस सर यस। मेटालोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, हीमोग्लोबिन की जो है ये कैटेगरी है। सो ये तो सिंपल कंजुगेटेड प्रोटीन का था। कई बार प्रोटीन डेरिवेटिव्स भी होते हैं, मतलब प्रोटीन डेरिवेटिव जब हम बोलते हैं, ये एक तीसरी कैटेगरी आप कह सकते हो, प्रोटीन डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव मतलब कि जो प्रोटीन से डिराइव हुआ है, तो कोई प्रोटीन बनी, कोई मतलब आप कह सकते हो पॉलीपेप्टाइड चेन था, उसी की कुछ मॉडिफिकेशन हुई, उसी को तोड़ा गया, तो उसके बाद उसको तोड़ने के आपके पास कुछ चीजें बन के आई, उन्हें ही आप बोलते हो प्रोटीन डेरिवेटिव। यानी एक प्रोटीन थी और आपने उसको तोड़ा, उस प्रोटीन को तोड़ने के बाद जो बन के आया, जैसे प्रोटीएज एंजाइम आपने पढ़े हैं जो प्रोटीन को तोड़ते हैं, पेप्टोन्स वगैरह, वो इसी के डेरिवेटिव हैं। इसमें इतना जाएंगे नहीं, लेकिन फंक्शन के बेस के ऊपर भी हम इसको जो है डिवाइड कर सकते हैं डिफरेंट में। अब अगर फंक्शंस के बेस के ऊपर हम इसको देखते हैं तो इसमें एक तो हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी, जैसे आपने एक पढ़ा ही है कि प्रोटीन दीज आर दी स्ट्रक्चरल, क्या बोलते हैं उसको, बिल्डिंग ब्लॉक, ऐसा पढ़ा हुआ है ना। तो ये कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं। स्ट्रक्चरल मतलब आपका जो स्ट्रक्चर है उसको बनाने में हेल्प करती हैं। जैसे अगर आपने कुछ प्रोटीन्स के नाम सुने हो, नहीं सुने तो आप रट्टा मारोगे। कोलेजन, ये फाइबर्स बनाते हैं, कोलेजन फाइबर सुना भी होगा। इलास्टिन, उसके अलावा आप जो स्टोरेज का फंक्शन भी इसमें देख सकते हो, मतलब ये कुछ रट्टा मारने वाली चीज़ें हैं स्टोरेज में जो आपको हेल्प करती है। एक नाम आप एल्ब्यूमिन का याद रख सकते हो, आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। और भी इसके फंक्शन हैं, बट यहाँ पर ये वाला एक फंक्शन होता है। उसके अलावा और क्या फंक्शन है, तो ऑल प्रोटीन्स, जैसे मैंने कहा था इंजाइम्स होती हैं, तो इंजाइम का तो अलग से हम पढ़ेंगे, वो फंक्शन होता है। बहुत सारी प्रोटीन एज आ हार्मोन्स भी काम करती हैं, तो प्रोटीन हार्मोन भी हो सकता है। और क्या हो सकते हैं इनके फंक्शन, तो जो आप इम्यूनोग्लोबिन पढ़ते हो, इम्यूनोग्लोबिन पता है क्या होता है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते हो आईजी, एंटीबॉडीज पता है, एंटीबॉडी का यस सर। ही जो असली नाम है अमीनोग्लोबिन। असली मीन्स जो इसका नाम है साइंस वाली जुबान में, ऐसे हम उसको एंटीबॉडी, तो अम्यूनोग्लोबिन और एंटीबॉडीज ये भी प्रोटीन्स ही होती हैं। उसके अलावा प्रोटीन्स जो हैं वो क्या करती हैं, कैरियर फंक्शन होते हैं। कैरियर मतलब चीज़ों को ले जाना एक से दूसरी जगह के ऊपर, ये हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ये अभी डिस्कस नहीं करेंगे, हम ओवरव्यू देख रहे हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो क्या बोलते हैं उसको, आपने वो पढ़ी है मसल्स के अंदर एक्टिन और मायोसिन होती हैं, ये दोनों भी प्रोटीन्स हैं। ये हेल्प करती हैं कंट्रैक्शन में, कंट्रैक्शन ऑफ मसल, तो इनका नाम आप याद रखोगे, कंट्रैक्शन ऑफ मसल्स। तो दीज आर एक्टिन एंड मायोसिन, वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर द टू प्रोटीन्स दैट आर फाउंड इन योर मसल्स, मसल फाइबर्स में होती हैं और मूवमेंट में हेल्प करती है। एक्टिन जो है उसके ऊपर जो मायोसिन है, वो मायोसिन एक एटीपीएज होती है, ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। और उसके अलावा जो पूरा वो पुलिंग वगैरह होता है, जो इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा डिटेल में स्लाइड फिलामेंट थ्योरी करके। उसके अलावा और भी इसके फंक्शन हो सकते हैं। इवन जब क्लॉटिंग होती है, ब्लड जब क्लॉट करता है, तो वहाँ पर भी इसका रोल आपको देखने को मिलता है क्लॉटिंग में। जब क्लॉटिंग यानी जब खून निकल रहा है तो अचानक से वहाँ पर एक क्लॉट सा बन जाता है ना, वो जम जाता है खून, वो जो जमा हुआ खून है उसको क्लॉट बोलते हैं। तो वहाँ पर भी एक प्रोटीन होती है, अगर आपने पढ़ा हो फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन वगैरह, तो ये खैर मतलब डिफरेंट टॉपिक्स हैं, बट आप यहाँ पर याद रख सकते हो। तो फाइब्रिन। फाइब्रिन, फाइब्रिनोजेन, डिफरेंट टर्म्स आपने पढ़ी होंगी ना। फाइब्रिन ये आपके क्लॉटिंग में हेल्प करती है। उसके अलावा आपने जो प्रोटीन्स और भी नाम कुछ हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन में और भी आते हैं, जैसे कैराटिन। कैराटिन इज अ स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कैराटिन कहाँ होती है, इट इज इन योर, कहाँ होती है, स्किन सर। बालों में होती है, नेल्स में होती है, आपके सींगों में होती है जो आपको है ही नहीं। मेलानिन ये होती है स्किन में, जो स्किन को कलर भी देने में हेल्प करती है, मेलानिन। और आपकी आईज में भी पिगमेंट होते हैं,
कौन से? आयोडोप्सिन एंड रोडोप्सिन, ये दो पिगमेंट हैं जो आई के अंदर होते हैं, जो कलर, जैसे आपने वो पढ़ा ही है, दो तरह के सेल्स, कौन सेल, रॉड सेल, तो उन्हीं में होता है ये भी। आइस के अंदर ये हो गई। ये कुछ प्रोटीन्स के नाम है, ऐसे तो पता नहीं कितने नाम हैं, लेकिन आप ये कह सकते हो कि आप प्रोटीन्स जहाँ देखोगे आपको प्रोटीन देखने को मिल, कोई बंदा अगर आप देख रहे हो तो उसकी स्किन में भी प्रोटीन होंगी, और स्किन से लेकर के आपको हर जगह प्रोटीन ही प्रोटीन देखने को मिलेंगे। तो ये थोड़ा सा हो गया